रिले की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसका दिमाग इस अप्रत्याशित प्रस्ताव को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने बार बार पलकें झपकाई और शायद पलकें झपकाने का पूरा चक्र 3 बार दोहराया। कल मैं एक जरूरी काम भूल गया था, इसलिए मुझे एक पत्नी चाहिए। चूंकि तुम मुझ पर एहसान करोगे, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझसे शादी कर लोगे, एड्रियन ने कहा। शादी का प्रस्ताव रखते हुए उसके चेहरे पर शांति बनी रही, मानो इसका कोई खास महत्व ही न हो। एक क्या? रिले घबरा गई। एक एहसान के लिए शादी? एड्रियन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे गौर से देखा, फिर अपने सहायक की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, समझाओ। रिले एड्रियन के पीछे खड़े आदमी के पास दौड़ी। सहायक, जिसे वो क्लिंट रोड्रिगेज के नाम से जानती थी, ने बताया, मिस एलन, उस दिन आपको अस्पताल ले जाने और आपकी सेहत सुनिश्चित करने के लिए मिस्टर किंग अपनी मंगेतर डॉविल सिटी में एरोस साम्राज्य की उत्तराधिकारी लेनी एरोस के साथ अपनी सगाई की पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। 1 और चूंकि मिस्टर किंग सगाई की पार्टी में नहीं आ पाए, इसलिए मिस लेनी एरोस ने उनकी सगाई रद्द कर दी, क्लिंट ने आगे कहा। तो मिस्टर किंग को एक नई पत्नी की जरूरत है। क्लिंट की बात सुनकर रिले की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कहा, क्या तुम्हारी सगाई लेनी एरोस से हुई थी? लेनी एरोस को कौन नहीं जानता? एरोस परिवार राज्य का सबसे धनी परिवार था, हॉलीपोर्ट के किंग परिवार के बाद दूसरे नंबर पर। आखिर एड्रियन को क्या सूझी? उसने मुझे अस्पताल लाने के लिए एक खूबसूरत उत्तराधिकारी को छोड़ दिया। उसने मुझे अपने असिस्टेंट के साथ क्यों नहीं छोड़ दिया? ओह, बिल्कुल सही, वो खुद गाड़ी नहीं चला सकता क्योंकि वो व्हीलचेयर पर है। बेवकूफ है, रिले ने खुद को डांटा। लेकिन एड्रियन रात के 10 बजे तक मेरे साथ क्यों रहा? उसे मुझे गले लगाने और दिलासा देने की जरूरत तो नहीं थी, वो खुद से सोच रही थी। उसकी भौहें अनायास ही उठ गईं। अनिच्छा से उसने कहा, तो क्या यह मेरी गलती थी कि तुमने अपनी मंगेतर खो दी? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, एड्रियन ने शांति से उत्तर दिया। तुमने कहा था कि तुम मुझ पर एक एहसान करोगे, और यही वो एहसान है जो मैं मांग रहा हूँ। मैं अपने परिवार में भले ही सबसे अमीर न हूँ, लेकिन मैं ब्रायन मार्टिन से कहीं ज्यादा अमीर हूँ। मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ, तुम्हारी माँ के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च उठा सकता हूँ और उनकी रिकवरी सुनिश्चित कर सकता हूँ। मैं तुम्हें एक और भी बेहतर ज्वेलरी कंपनी बनाने में भी मदद कर सकता हूँ, जो मेरी मदद से फल फूलेगी। आखिर में, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ब्रायन ने तुम्हारे साथ जो किया है, उसके लिए तुम्हें न्याय मिले। एड्रियन ने अपनी ठुड्डी उठाई, आंखें सिकोड़ी और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, उसे सजा जरूर मिलेगी। एड्रियन ने दावा किया, जब मैं उससे निपट लूंगा, तो वह और उसका परिवार तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगेंगे। और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, ब्रायन की प्रेमिका के पक्ष में उनके द्वारा किए गए फैसलों का मजाक उड़ाऊंगा। कुछ देर रुकने के बाद क्लिंट ने कहा, क्या ये बैठना नहीं होना चाहिए, सर? मिस एलन के बगल में बैठना? एक एड्रियन ने अपने सहायक को घूरा, जिससे क्लिंट का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। एड्रियन ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, मैं सहारे के साथ खड़ा रह सकता हूँ, क्लिंट। ठीक है। क्लिंट टंडे की तरह सीधा अकड़कर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ बगल में रखे हुए कहा, यही है, सर, और चिंता मत करो। यह एक आसान सा इंतजाम है। एड्रियन ने अपनी टाई ठीक करते हुए रिले को आश्वस्त किया। मेरे दादाजी मुझ पर शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। तुम्हें सारी बातें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शादी करना मेरे लिए कई मायनों में फायदेमंद है, अनुबंध विवाह की तरह। रिले ने स्पष्ट किया। एड्रियन ने जवाब दिया, आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन यह एक सम्मानजनक बात होगी। मैं ईमानदार रहूंगा, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करूंगा, और मैं आपसे भी इसी शिष्टाचार की अपेक्षा करता हूँ। रिले, मेरे प्रस्ताव पर विचार करो, लेकिन अगर तुम इस शादी के लिए राजी हो, तो तुम्हें कम से कम 1 साल मेरे साथ रहना होगा। एड्रियन ने अपने लंबे, काले बालों में उंगलियां फिराईं। उसने गहरी सांस ली और रिले को कुछ देर तक देखा, फिर पूछा, रिले, तुम्हारा क्या विचार है? रिले ने फिर पलकें झपकाईं। मैं 1 तारांकन। जब रिले को एक कठिन निर्णय लेना था, हेलीपोर्ट जनरल अस्पताल में ब्रायन हस्ताक्षरित तलाक के कागजों को देखता रह गया। उसने क्लेयर की ओर देखा, जो उस समय सो रही थी, फिर अपना ध्यान अपने हाथ में रखे कागजों पर केंद्रित किया। 4 साल से उसकी पत्नी रिले उसे छोड़ने के लिए राजी हो गई थी। वो इस बात से हैरान था कि उसने बिना किसी नाराजगी के दस्तावेजों पर दस्तखत कैसे कर दिए। लेकिन क्यों? ब्रायन ने अपने जबड़े को सहलाते हुए सोचा, कुछ तो ठीक नहीं है।
मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? क्या मुझे यह नहीं पूछना चाहिए? राहत मिली? ब्रायन ने धीरे से बुदबुदाया। वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा था। कुछ ही घंटे पहले वो तलाक को अंतिम रूप देना चाहता था। तो फिर रिले के कार्यों का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? वो रिले के शब्दों को भुला नहीं पाया। मुझे हर बात का पछतावा है। मुझे तुमसे प्यार करने और तुमसे शादी करने का पछतावा है। मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे तुमसे नफरत है। ब्रायन ने रिले के साथ बिताए सालों को याद किया। उसे मानना पड़ा कि उनके साथ की खूबसूरत यादें थीं। चूंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, वे अक्सर सप्ताहांत की छुट्टियां मनाते थे। रिले को रोमांच पसंद था, इसलिए वे अक्सर दूर दराज की जगहों की यात्रा करते थे, नई संस्कृतियों के बारे में सीखते थे, गोताखोरी, लंबी पैदल यात्रा और तैराकी करते थे। फिर ब्रायन ने अनजाने में ही रिले द्वारा कंपनी के लिए किए गए त्यागों का जिक्र किया। जब उसने उसे दिए गए मुआवजे को दोबारा पढ़ा, तो उसे एहसास हुआ कि उसे जो पैसा मिला था, वो उसके योगदान की तुलना में अनुचित था। एक सच्चाई ये थी कि ब्रायन रिले को देने के लिए तैयार था भी बहुत कुछ, लेकिन उसे सचमुच लगा कि उसकी अब पूर्व पत्नी तलाक को अस्वीकार कर देगी। इसलिए उसने और उसकी मां बीट्राइस ने रेनी एलन की स्थिति का फायदा उठाया। ये योजना जादू की तरह काम कर गई, लेकिन शायद ये सच होने के लिए बहुत अच्छी थी। एक जब ब्रायन विचार कर रहा था, क्लेयर ने पुकारा, ब्रायन, तुम क्या देख रहे हो? तुम जाग रही हो? गला साफ करते हुए ब्रायन ने जवाब दिया, ये तलाक के कागज हैं। रिले ने उन पर दस्तखत कर दिए हैं। क्लेयर का चेहरा खिल उठा। वो खुशी से रो पड़ी और बोली, सच में? बहुत बढ़िया, बेबी। तुम खुश हो ना? हमारे बच्चे के लिए हम आखिरकार एक परिवार बन सकते हैं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ब्रायन, बेबी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्लेयर ने अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। एक क्लेयर की चौड़ी और हिरनी जैसी आंखें पवित्रता और लालसा का एहसास करा रही थीं। उसकी कोमल पलकें आशा से फड़फड़ा रही थी, और उसकी ईमानदारी मानो दिल को छू रही थी। ब्रायन कुछ नहीं कर सका। विरोध करने के लिए वो अपनी सीट से उठे और अपनी नई प्रेमिका को गले लगा लिया। हाँ, ब्रायन ने क्लेयर की पीठ से हिलाते हुए कहा, हम अंततः एक परिवार बन सकते हैं। क्लेयर के एक चमकदार मुस्कान के साथ दूर हटने से पहले वे कुछ देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर उसके गाल लाल हो गए। उसने शर्माते हुए अपने बालों की एक लट कान के पीछे की और ब्रायन का हाथ थाम लिया। क्लेयर ने धीरे से उसका हाथ अपने अस्पताली गाउन के नीचे ले जाकर अपने नंगे स्तन पर रख दिया। उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी याद आई, बेब। मुझे तुम्हारा स्पर्श याद आया। मुझे पता है कि बच्चे की वजह से हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे को छू तो सकते हैं, है ना? ब्रायन के होठों से एक फुफकार निकली। उसे उत्तेजना का एहसास हुआ। क्लेयर का उस पर गहरा असर हुआ था, और अब वो वासना से भर गया था, रिले के प्रति अपराधबोध से मुक्त। ब्रायन ने अस्पताल के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और क्लेयर की ओर मुड़ा। उसने अपनी पैंट की जिप खोली और कहा, याद रखना मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? मुंह का उपयोग करने के बारे में। ओह बेब, क्लेयर ने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया। मुझे शर्म आ रही है। फिर भी क्लेयर ने अगले कुछ मिनटों तक ब्रायन को सिर्फ दिखावटी सेवा दी। जब उसने अपनी बात पूरी की, तो वो इतना संतुष्ट था कि उसकी कराही कमरे में गूंज उठी। मुक्त होने के बाद उसने क्लेयर के होठों को चूमा और तारीफ करते हुए कहा, तुम वाकई कमाल हो। क्लेयर खिलखिलाकर मुस्कुराई। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ब्रायन। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ब्रायन ने क्लेयर के फरिश्ते जैसे चेहरे को सहलाते हुए जवाब दिया। तुम्हारी पत्नी से भी ज्यादा? क्लेयर ने अपने होंठ काटते हुए चिढ़ाते हुए कहा। ब्रायन इस सवाल से इतना चौंक गया कि उसका गला रुंध गया। उसने ठहाका लगाया और अनिच्छा से जवाब दिया, हाँ, मैंने तुम्हें चुना था, याद है? मैं तुम्हें रिले से भी ज्यादा प्यार करता हूँ।